आखिर क्या है वक्फ बोर्ड कानून जिसको लेकर मचा है इतना बवाल। बीते दिनों संसद में एक नया विधेयक लाया गया था जो कि 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड में कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करने का है। यह रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता था। हमने इटावा के कुछ मुस्लिम सलाहकारों से इस वक्फ बोर्ड के संबंध में बात की। आखिर वो उनका दावा क्या है और वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जैसे आप वक्फ बोर्ड को देख रही हैं, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक स्कैनर जारी किया गया और लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगी। जो वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है, वक्फ बोर्ड में अब सुधार की आवश्यकता क्यों है। 2022 में एक मामला आया था तमिलनाडु का, जो कि तमिलनाडु में एक गांव है। उस गांव को वक्फ बोर्ड की पहले क्या था, कुछ ज़मीनों में कोई कागज़ नहीं चाहिए होते थे, कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता था। कोई भी ज़मीन मुंह से अगर बोल दिया, मुंह का बोला हुआ माना जाता था कि अगर बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की, तो उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड का मान लिया जाता था। मुस्लिम संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही तो लूट घसोट मचाए हुए थे, तो वो तो सारे उसमें मुस्लिम संगठन। आप देखिए, ऐसा है, जब एक व्यक्ति जिसके पास में मान लीजिए एक जिले की अरबों की ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसके पास में अरबों का आदमी भी तो जुड़ा होगा। तो जब वो आदमी जुड़ा है, तो जब उस एक आदमी की विल पावर जा रही है, तो वो तो अपने साथियों को लगाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड का ये भी दावा है, मान लीजिए हमारा 500 साल पुराना कब्रिस्तान है, हमसे कागज मांगे जा रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? तो हर चीज़ की देखिए टर्म्स कंडीशंस होती हैं। उन्होंने आपसे ये बोला है कि मुंह का बोला नहीं। उस समय पर भी जो कागज़, क्योंकि वक्फ बोर्ड जब बना था, जिस समय पर कोई दस्तावेज नहीं चलते थे, लेकिन अब उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास दस्तावेज उस समय पर नहीं थे, लेकिन जब बाद में जब दस्तावेजी काम होने लगा तो कागज़ बन गए थे, तो उस समय पर आपने कागज़ बनवाए हैं। अगर आपका लीगल है तो आप उस कागज़ को दिखाइए। अगर आपने नहीं बनवाया तो आप अपने घर की ज़मीन समझ रहे थे क्या उसको, तो आप लूट मचाए थे। इसका मतलब जब वक्फ बोर्ड में, जैसे मान लीजिए हम अपनी ज़मीन देना चाहें वक्फ बोर्ड को, हाँ। तो वक्फ बोर्ड के लिए तो हमें कागज़ पेश करना होते हैं ना, तभी तो तहसीलदार उसको मान्य करेगा। ऐसा थोड़ी ना वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कर देगा उसका। तो वही तो वक्फ बोर्ड उस समय बना था जिस समय पर कोई दस्तावेजी कार्रवाई होती ही नहीं थी, लेकिन अब वो कार्रवाई होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी क्या चल रहा था कि दस्तावेजी कार्रवाई तो होती है, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ अपनी अलग कर रखी थी कि हमारे ऊपर कोई जवाब मांगने वाला नहीं है, हमसे कोई कागज़ देखने वाला नहीं। अब क्या, अब कागज़ देख रहे हैं, उसके बाद ही अब अभी क्या तक क्या था, कितनी भी ज़मीन आ रही है। क्योंकि आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे अधिक तीसरे नंबर की ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास में है, लेकिन उससे कितने मुस्लिमों को फ़ायदा हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक नेता भी हैं। नहीं, नेता तो नहीं, खैर मैं एक इंसान हूँ, लेकिन हाँ दायित्व तो है मेरे पास में। मैं फिर भी आप अपना आपका संगठन जो है वो इस बिल का विरोध कर रहा है और आप इस बिल का बता रही हैं। नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा, जब से वक्फ बोर्ड बना है मुस्लिम व्यक्तियों ने उन पर कब्जा बनाए रखा है। तो चाहे किसी भी संस्था का व्यक्ति हो, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, वो अपनी बात को सामने रखने के लिए खुद पीछे होकर आगे ऐसे चेहरों को लेकर आ रहा है कि वो उनकी बात को आगे तक ले जाएं। खुद बड़े कोई चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके पास में अरबों की ज़मीन पड़ी है। तो वही है, जिसके पास अरबों की ज़मीन है उसके पास में एक भीड़ का भी बड़ा हजम्मा है, तो उस भीड़ का उपयोग करके नियम में आ जाएंगे। सरकार को ये जो बिल है बिल्कुल पास करना चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं और लोगों का तो क्या, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने कब्रिस्तान की ज़मीनों को और विश्राम गृह, मस्जिद हैं, ऐसे धार्मिक जगहों को जाते हुए देखा है, और वो भी मुस्लिमों के पास ही। मुस्लिमों ने उस जगहों पर अपने घर बना लिए, अपने व्यवसाय का साधन बना लिया। जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था उससे वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। सिर्फ केवल कुछ लोग जो ऐसे थे जिन्होंने अपना निजी संपत्ति समझकर उससे लाभ उठा रहे थे, तो वो उस पर रोक लग रही है। इसलिए मुस्लिम समुदाय में लोगों को बलगलाने का काम शुरू किया जा रहा है।
कोमल नेहा के द्वारा बताया गया है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन होना जरूर था। कोमल नेहा की बात की जाए तो कोमल नेहा 2 संगठनों में काम करती हैं, एक संगठन आरएसएस का तो दूसरा मुस्लिम समाज का है। जबकि कोमल नेहा जिस मुस्लिम संगठन से जुड़ी हुई हैं, उस संगठन के पदाधिकारी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ लोक संपत्ति उस समाज के फलाह बहबूदी के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वक्फ कर देते हैं। उसके माध्यम से गरीब मिस्कीनों को शिक्षा दी जाती है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है, कार्य किया जाता है। सरकार को तो हर चीज़ में छिछड़े नज़र आ रहे हैं। ये छिछड़े देखने वाली सरकार है और इसका पतन निकट है। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि वक्फ बोर्ड को जो कानून लेके आएंगे उसमें मुसलमान को फ़ायदा है। आखिर कौन सा फ़ायदा? भाई एक होती नीत, एक होती नियत। इनकी नीत भी गंदी है, इनकी नियत भी गंदी है। सरकार अदर जैसे हिंदू या अदर कास्ट के लोगों को भी वक्फ बोर्ड में जगह देना चाहिए। भाई क्या वक्फ है क्या? इस देश के अंदर सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं कि बहुसंख्यक है, मुसलमान बहुसंख्यक है, तुमने उसे अल्पसंख्यक बना दिया। अल्पसंख्यक के नाम पर जो संविधान में अधिकार मिले हैं तुम उनका हनन करना चाहते हो, उन्हें पैरों तले रोन देना चाहते हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हर समाज के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो देश का सर्वनाश कर रहे हैं। संविधान को जिस दिन ये हाथ भी लगाएंगे तो बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा जो आरक्षण से लाभान्वित हो रहा है, इन्हें मिट्टी में मिला देगा, इनके रोंद के आगे निकल जाएगा। अच्छा, आप वक्फ बोर्ड को क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं? ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे भाई क्यों होना चाहिए? ये कारण बताएं, और कारण का निवारण हम बता देते हैं इनको। इनका दावा ये है कि मुस्लिम लोग ही यानी कि संपत्तियों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, बेच देते हैं। अरे भाई बेच देते हैं तो रोको। कोई चोरी कर देता है उसको पकड़ो, उसको जेल भेजो, जो गलती कर रहा है उसको सजा दो, हम प्रसन्न होंगे। तो आप ये मानते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है? एकदम। क्या छेड़छाड़ नहीं हुई बताइए आप? अभी अब आपने राम मंदिर निर्माण किया, अच्छी बात है। तुमने प्राण प्रतिष्ठा रामलला की अच्छी बात है। लेकिन भारतीय संस्कृति में, वैदिक रीति रिवाज में कोई शुभ कार्य किया जाता है तो पत्नी को बगल में बिठाला जाता है। ना मोदी ने जब मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया तब उनकी पत्नी नहीं थी, जबकि रामचंद्र जी ने राम सेतु की आप याद रखें, सीता नहीं थी, सोना लोग क्या सोने की सीता बनाई गई, ये किया गया वो किया गया। तो बिना नारी के कोई शुभ कार्य तुम्हारे यहाँ वर्जित है, वो खुलेआम तुम कर रहे हो। तुम धर्म गुरुओं को ठेंगा दिखा रहे हो, भारतीय संस्कृत के प्रकांड पंडितों को तुम मुँह चढ़ा रहे हो। हसर हो गया तुम्हारा। खादिम जी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के द्वारा एक बारकोड जारी किया गया है और मुस्लिम लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कैन कर वोट करें। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या है ये बेनिफिट? ये जो कहते हैं मुसलमानों को उत्थान होगा है, वो तो फैसला हो जाएगा कि जो मुसलमानों का जो विनाश करना चाहते हैं, जब मुसलमान एकजुट होकर इनकी अनीत का विरोध करेगा, इसके विरोध में अपनी राय प्रकट करेगा, ये नंगे हो जाएंगे, चौराहे पे खड़े दिखाई देंगे, इनका सब ढकोसला समाप्त हो जाएगा। तो ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के हैं, ना ये ईसाइयों के हैं, और सबसे बड़े दुश्मन इंसानियत तो मानवता के हैं। और इनके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा जो विपक्ष है वो निकम्मा है, नाकारा है, बेईमान है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को तो चूड़ियाँ पहनाना चाहिए।